सभी को नमस्कार। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा प्राइमरी मेमोरी को मैनेज किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में मेनली 3 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी, कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। तो हमेशा एग्जीक्यूशन के समय जो प्रोसेस या डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में स्वैप होता रहता है। प्रोसेस का प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में टेम्पररी जाना, सेकेंडरी से प्राइमरी में आना, ये सारी चीजें मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है। इसके अलावा हम लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिस्कस किया जाएगा। जो 2 प्रकार के मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हैं, कंटिग्यूअस, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इसको डिस्कस करेंगे। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो 3 प्रकार से अचीव किया जाता है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वैपिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है और उसको मैनेज करता है। ये सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है और उसको हैंडल करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा प्रोसेस है, जिसको हम डेटा या प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के समय कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से कैसे प्राइमरी में आएगा, इसके मूवमेंट को भी वो हैंडल करता है। मेमोरी के लोकेशन को ट्रैक करता है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए उसको ये लोकेट करता है, और ये जांच करता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। ये सारे प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई मेमोरी फ्री होती है, यानी जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो मेमोरी फ्री हो जाएगी। उसके बाद किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद जो मेमोरी खाली होता है, मेमोरी मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड को भी अपडेट करता रहता है। तो हम ये समझ में आ रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा हम प्राइमरी मेमोरी को क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्राइमरी को टोटली वो मैनेज और उसको कंट्रोल करता है। एड्रेस स्पेसेस क्या होते हैं? प्रोसेस एड्रेस स्पेस, जो टोटल लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू द्वारा जनरेट होता है उसका जो सेट है उसको हम लोग प्रोसेस एड्रेस स्पेस कहते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा, मैपिंग करता है किसको, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को। मेमोरी एलोकेशन, जब मेमोरी एलोकेट होने वाली होती है किसी प्रोग्राम को, उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मैपिंग के द्वारा लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप करता है। तो हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस कंपाइल टाइम के समय सेम रहते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम के समय वो अलग अलग होते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है? सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस होते हैं सेट ऑफ ऑल द लॉजिकल एड्रेसेस। सारे लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? सीपीयू। सीपीयू के द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया गया उसका जो सेट है वो हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? फिजिकल एड्रेस का सेट। हमेशा लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग होती है। जिस हार्डवेयर के द्वारा ये मैपिंग परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो अगर कोई लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है तो उसको हम फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? तो कई मेथड है, जिसमें एक सिंपल मेथड होता है कि जो रिलोकेशन रजिस्टर है उसके एड्रेस को और लॉजिकल एड्रेस को जोड़ देते हैं तो फिजिकल एड्रेस हो जाता है। तो जैसे कोई बेस रजिस्टर है 1000 उसमें लिखा गया है और सीपीयू द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया गया वो 100 है, तो 1000 प्लस 100 मीन्स 1100 क्या हो जाएगा? फिजिकल एड्रेस। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस कंपाइल टाइम के समय वर्चुअल और फिजिकल सेम होते हैं, एग्जीक्यूशन के समय ये डिफर करते हैं। हमेशा लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप किया जाता है। ये मैपिंग किसके द्वारा होती है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा। लॉजिकल एड्रेस हमेशा ज्यादा होते हैं,
जैसे 32 बिट का है सिस्टम तो 2 की पावर 32, 64 है 2 की पावर 64। इतने ज्यादा लॉजिकल एड्रेस को हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मैप करके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मेमोरी एलोकेशन दो प्रकार के होते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस नाम से ही क्लियर है, इसमें कंजिक्यूटिव एक के बाद एक फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं। कहने का मतलब जो हमारी मेन मेमोरी है ये दो पार्ट में ब्रेक कर दी जाती है, एक लो एड्रेस स्पेस, एक हायर। लो में क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है ऑलरेडी, मींस मेमोरी मैनेजमेंट का एक सिंपल छोटा सा पार्ट जिसको लो एड्रेस बोलते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है। बाकी जो हैं हाई एड्रेस वाले वो सब क्या होते हैं, यूजर के प्रोसेस के लिए स्टोर किए जाते हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या करते हैं कि जो यूजर जो प्रोसेस है, जो मेमोरी का पार्ट यूजर के लोकेट किया गया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे फिक्स साइज में, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। मींस इस मेन मेमोरी के फिक्स साइज में डिवाइड करने को हम क्या, जो डिवीजन हुआ उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक। अब जो हमको प्रोसेस चाहिए, सपोज करिए ये प्रोसेस है और इसको 4 बिट के डेटा है, 4 4 4। अब इसमें क्या करेंगे, कंजिक्यूटिव ये 2 2 2 2 सभी हैं, तो हम लगातार 1 बाय 1 इसको असाइन कर देंगे इस ब्लॉक। सपोज करिए ए बी सी, ए के लिए 3 चाहिए, यहाँ 2 2 है, तो ए और इसके लिए ए के लिए ये दोनों ब्लॉक असाइन हो जाएंगे। ध्यान देना है, मान लीजिए इस प्रोसेस में ए बी सी है, ए के लिए 3 बाइट चाहिए, बी के लिए 3 बाइट, सी के लिए 3 बाइट। ये जो है ये 2 बाइट के ब्लॉक में डिवाइड है, 2 2 2। अब इसको 3 चाहिए तो हम 2 इसको 1 और 2 इन दोनों को मिला के इसको असाइन कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन आती है। यहाँ ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 3 रन हो रहे हैं, 3 प्रोसेस ए बी सी। ए को 3 बाइट चाहिए, बी को भी 3, सी को भी 3। ये जो ब्लॉक हैं ये हमारे कितने हैं, 2 2 2 के साइज में। अब 3 असाइन करना है तो ये दोनों ब्लॉक असाइन हो जाएगा 1 2। अब ये तो 3 चाहिए, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो गया, साइज ज्यादा है, प्रोसेस साइज कम है, तो जब ज्यादा साइज है तो कुछ स्पेस बच जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में इसके द्वारा देखिए, ये मान लीजिए ये फिक्स है, मींस अवेलेबल नहीं है, ये दोनों चूंकि फिक्स साइज हैं तो 4 KB के ब्लॉक हैं, दोनों मिलके कितने हो गए मेमोरी ब्लॉक, कितनी साइज हो गई 8 KB, 4 KB इसका 4 KB इसका 8 KB। अब हमारे पास कोई डेटा है जिसको 7 KB के चाहिए स्पेस, हालांकि हमारे पास तो 8 KB है लेकिन हमको 7 KB हम दे ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 4 KB ये है, इसके बाद ये अवेलेबल है ही नहीं। तो ये चूंकि कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है इसलिए असाइन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान से समझना है। 8 KB तो यहाँ है लेकिन हम डेटा को नहीं दे सकते, प्रोसेस को क्यों नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 4 KB के बाद ये जो दूसरा 2 KB है ये अनअवेलेबल है, ये ऑलरेडी किसी को अलॉट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के 8 KB तो हो गया, जो कि 7 KB से ज्यादा फिर भी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कंजिक्यूटिव लगातार दोनों नहीं है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो साइज का डेटा हमको मेमोरी में देना है वो डेटा की साइज कम रहती है, मीन्स हमारे पास मेमोरी अवेलेबल तो है, कहने मतलब ये मेमोरी अवेलेबल तो है उस डेटा को देने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं असाइन कर सकते क्योंकि वो कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये बोला जाएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं क्यों, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव ऑर्डर में है, 1 और 2 दोनों साथ हैं, इसलिए 3 वाले को यहाँ साइन कर दिया गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये हो गया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो कंटिग्यूअस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन आती है, और मेमोरी जो है वो वर्स्ट होती है। वर्स्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ 3 चाहिए, इन दोनों को मिला के 4 हो रहा है, 2 2 1 KB बच जा रहा है, इसका कोई भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और अच्छे तरीके से समझना हो तो जैसे मान लीजिए 3 प्रोसेस है ए बी सी, यहाँ ये अलॉट हो गया, ये दोनों अलॉट हो गए, ये दोनों अलॉट हो गए, ये तो आ गए इन तीनों प्रोसेस के लिए, लेकिन बस कितना रहा है, 1 KB इसमें बच रहा है, 1 KB इसमें, 1 KB इसमें, ये 3 KB बच रहा है जो कि इसको असाइन किया जा सकता था, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है, इसलिए ये बच जा रहे हैं, ये वर्स्ट हो गया। इसको हटाने के लिए जो मेमोरी
यूजलेस हो रही है, उसको कैसे हम इफेक्टिव यूटिलाइज करें। आ गया क्या, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस क्या कहता है कि जो हमारा कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ब्लॉक है उसको कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब कि उसको रैंडम कर दीजिए। साइज जो फिक्स है वो फिक्स नहीं रहेगी, रैंडम रहेगी। जिस प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए उस प्रोसेस को इतना स्पेस दे दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक है मेमोरी का, इसका अब साइज फिक्स नहीं रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा। डायनेमिक मीन्स अगर ये प्रोसेस ए बी सी 333 के भी चाहिए, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है मान लीजिए ये 10 के बी है, ये 2 है तो 2 यहाँ अलाट हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए इसकी साइज 1 है, इस आर्डर को छोड़ के यहाँ अलाट हो जाएगा, 2 यहाँ, एक यहाँ, 2 1 3 ये अलाट हो गया। इसी तरह सब कहने मतलब है कि ये 3 3 3 जहां इसको मिलेंगे तुरंत अलाट करता जाएगा। वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हो तो ठीक, न हो तो ठीक, उसको जितनी साइज मिलेगी वो अलाट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो दूर हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रहता है। इसका मतलब साइज जो है हमारे डेटा की वो मेमोरी से कम है तो भी वो कहीं कभी कभी क्या होता है वो एलोकेट नहीं हो पाते हैं। तो नॉन कंटिग्यूअस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता लेकिन एक्सटर्नल होता है, और कंटिग्यूअस में हाँ, दोनों फ्रेगमेंटेशन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बोथ फ्रेगमेंटेशन विल बी अकर इन केस ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटिग्यूअस में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहते हैं जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होते हैं। नॉन कंटिग्यूअस में रैंडम रहते हैं, ब्लॉक फिक्स नहीं होते। कंटिग्यूअस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फ्रेगमेंटेशन होते हैं, नॉन कंटिग्यूअस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल नहीं होता। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन 3 मेथड द्वारा अचीव होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में क्या करते हैं, हम पहला बड़ा जो स्पेस हम पाएंगे वही एलोकेट करते हैं। एग्जांपल तौर पे 3 के बी हमको चाहिए, पहला अगर स्टार्टिंग से जब हम रन करेंगे तो पहला बिग इनफ मिल गया, अगर वो 10 के बी है तो वही अलॉट हो जाएगा। भले इसके बाद 4 के बी है, मतलब सीरियल नंबर से हम गिनेंगे, जो पहला बड़ा साइज मिल गया वही एलोकेट हो जाएगा, फिर हम आगे नहीं जाएंगे। फर्स्ट फिट, जैसे 3 के बी का डेटा है तो हमको 3 के बी की मेमोरी चाहिए। अब पहला 1 के बी है, दूसरा 2 के बी है, तीसरा 10 के बी है और चौथा फिर 3 के बी। तो हम चौथे पे नहीं जाएंगे, 3 के बी भले है, हम तीसरा तीसरा 10 के बी उसको अलॉट कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पहला कौन सा मिला 10 के बी मिला, इसलिए उसको अलॉट कर दिया जाए। बेस्ट फिट में क्या करेंगे, जो बेस्ट होगा, इसका मतलब 10 के बाद जो 3 आ रहा है वो 3 वाला यहाँ अलॉट होगा, जो बेस्ट फिट होगा। वर्स्ट फिट में जिस स्पेस की लार्जेस्ट साइज होगी सबसे ज्यादा, वो इसको असाइन कर दिया जाएगा, और इस कंडीशन में मेमोरी जो है इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसको हटाने के लिए नॉन कंटिग्यूअस आया, जिसमें मेमो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन यूज होता है। नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स में क्या क्या है, मेमोरी और सेगमेंटेशन, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वैपिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वैपिंग के द्वारा होता क्या है कि प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के बीच में हम प्रोसेस को मूव कराते रहते हैं। ये प्रोसेस मूव कैसे करता है, हमेशा हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं स्टोर हार्ड डिस्क में, जो प्रोसेस तुरंत एग्जीक्यूट होने वाले हैं वही प्राइमरी मेमोरी में रहते हैं। अब मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में P3 P4 ये सारे यहाँ पे पूरे प्रोसेस थे, P1 से लेकर Pn तक सारे प्रोसेस में थे। जो मेनली 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट थे वहाँ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको ध्यान से समझना है। P1 से लेकर Pn तक यहाँ थे, P1 P2 यहाँ आ गया मेन मेमोरी में और ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसमें P1 करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब कोई P3 प्रोसेस है जो इस P1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, इस P1 को हमको हटाना पड़ेगा। तो जब हम मेन मेमोरी से डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में ले जाते हैं तो इसको बोलते हैं स्वैप आउट। तो प्रोसेस P1 को यहाँ से हटा देंगे, सेकेंडरी में ले जाएंगे। P3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको इधर ले आना पड़ेगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा जब ले आते हैं तो इसको बोलते हैं स्वैप इन। अब ये डेटा यहाँ आ गया, अब ये P3 यहाँ आया, ये एग्जीक्यूट हुआ, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से ये स्वैप आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में, और उसके बाद जो P1 था वो फिर से यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, P3 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको P3 को यहाँ ले आना है मेन मेमोरी में। टेम्पोरली क्या होगा, प्रोसेस P1 को हटाना पड़ेगा, मेन मेमोरी से हम इसको सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएंगे, इसको बोलेंगे स्वैप आउट। P3 को हम इंटर करिए, P3 यहाँ इंटर हो गया,
एग्जीक्यूट हुआ, जब एग्जीक्यूट हो गया तो इसको फिर से स्वैप आउट कर देंगे, और ये चूंकि बचा हुआ था प्रोसेस P1 तो यहाँ पे ये फिर इसको मेन मेमोरी में ले आए। इस प्रकार से ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मेमोरी का तो करता है, प्रॉब्लम इसमें है कि टाइम ज्यादा लगता है। टाइम क्यों ज्यादा लगता है कि पहले तो मेन मेमोरी से आप सेकेंडरी में ले जाइए, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में ले आइए, और फिर मेमोरी को रीगेन कराइए, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, एजिंग सेगमेंटेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।